कि क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस। जो क्वेश्चन नंबर 1.12 है एनसीईआरटी का, उसमें जो स्फीयर्स दे रखे हैं उनके आइडेंटिकल साइज कंसिडर करने को बोल रहा है। उसमें दोनों स्फीयर्स के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻⁻7, जिसको मैं क्यू लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी क्यू है। दोनों के बीच में डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब वो कहता है एक थर्ड स्फीयर है वो सेम साइज का, यानी कि 3 स्फीयर हमारे पास हो गए। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, और एक थर्ड स्फीयर है जिसको मैं सी कंसिडर कर रहा हूँ। तीनों का साइज आइडेंटिकल है, एक जैसे साइज के हैं, यानी कि रेडियस सेम है। ठीक है। कहता है थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। ए के ऊपर चार्ज है, बी के ऊपर चार्ज है, दोनों के ऊपर बराबर चार्ज है, बट सी के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। कहता है पहले सी को आप ए के साथ टच कराओ, यानी कि कॉन्टैक्ट, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि सी जो स्फीयर है, सी स्फीयर को पहले आपने ए के साथ टच कराया, फिर हटा लिया, फिर आपने उसको बी के साथ टच करा दिया और फिर हटा दिया। समझ आ गया पॉइंट आपको? यहाँ पे ना क्वेश्चन में चेंज आ जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। पहले बोला हमको कि सी को आपने ए के साथ टच कराना है, फिर आपने हटा लिया उसको, फिर आपने सी को बी के साथ टच कराना है, फिर वापस हटा लिया और हटा के साइड कर दिया। अब ए के ऊपर जो नया चार्ज आ गया और बी के ऊपर जो नया चार्ज आ गया, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर रखते हुए उनका फाइनल फोर्स अब बताओ, नेट फोर्स अब बताओ। तो पिछला क्वेश्चन जो था वो हमारा था जिसमें केवल ए और बी चार्ज हमको दे रखे थे और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था और हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करना था। लेकिन यहाँ पर सी चार्ज, जो सी स्फीयर है, उसको इन्वॉल्व कर दिया गया। पहले ए के साथ टच कराया, फिर बी के साथ टच कराया, फिर हटा के साइड कर दिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते कैसे हैं पहले समझो। जब आप सी स्फीयर को ना ए के साथ टच कराओगे तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, ए के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। वैल्यूज़ मत रखो, अभी वैल्यूज़ रख लोगे तो परेशानी में आ जाओगे। ए के ऊपर चार्ज है क्यू, बी के ऊपर भी चार्ज है क्यू। यहाँ पे मैं मार्किंग करने लगा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये ए और बी के ऊपर चार्ज है और सी के ऊपर चार्ज कितना है? 0। अब क्वेश्चन में बोलता है कि जब सी को ए के साथ टच कराया, यानी कि सी और ए को आपस में टच किया आपने, तो टोटल चार्ज कितना बन गया? क्यू प्लस 0। ए के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। सी के ऊपर चार्ज है 0, तो फाइनल चार्ज बन गया क्यू। अब आपने सी और क्यू को जब टच कराया, उसके बाद आपने सी को वापस हटा दिया, तो रिमेनिंग चार्ज ऑन ए, ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑन ए ये हो जाएगा Q/2। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज़ इस चीज़ को रिपीट कर लेना, इस वीडियो को रिपीट कर लेना। पहला बॉडी था ए के ऊपर चार्ज था क्यू, सी के ऊपर चार्ज कोई था नहीं। जब दोनों को टच कराया तो टोटल चार्ज बन गया क्यू प्लस 0 इक्वल टू क्यू। अब जब हमने सी को हटा के साइड कर दिया तो हमारा ए के ऊपर चार्ज रह गया Q/2। अब ध्यान सुनिएगा, सी के ऊपर भी चार्ज अब आ गया। पहले कितना था? 0, अब कितना हो गया? Q/2। ध्यान रखिएगा, अगर आप टच कराने से पहले का टोटल करो तो Q प्लस 0 कितना हुआ? Q। और अगर आप टच कराने के बाद का टोटल करो तो Q/2 प्लस Q/2 कितना हो जाएगा? वो भी Q। इसको बोलते हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, चार्ज इज कंजर्व्ड, ऐसे बोल सकते हैं आप। स्टेटमेंट सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कई बार ना थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली फोर्सेस के लिए लगता है। तो बेटर तो ये रहेगा कि आप ये बोलो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये रूल हमेशा फॉलो होता है। ठीक है ना। नाउ अब आपके पास सी के ऊपर चार्ज कितना हो गया? Q/2। नाउ सी प्लस बी, अब आपने क्या करा है? बी बॉडी को सी बॉडी के साथ टच कराया, तो अब सी के ऊपर चार्ज कितना आ गया? Q/2। अब 0 नहीं रहा, ध्यान रखना। बी के ऊपर चार्ज कितना है? Q। टोटल कितना हो गया? 3Q/2। अब जब आप इसको हटाएंगे, सी को, अब जब आप साइड करेंगे तो फाइनल चार्ज जो क्यू बी के ऊपर आएगा ना, वो हो जाएगा 3Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2, हाफ। और क्यू सी के ऊपर भी जो टोटल चार्ज, मीन्स क्यू सी की वैल्यू जो होगी वो भी होगी 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हो गया QB इज इक्वल टू 3Q/4 और QC भी हो गया 3Q/4। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। अब हमारे को जो फाइनल चार्ज मिल चुका है ना QB के ऊपर, वो है 3Q/4 और QA के ऊपर जो फाइनल चार्ज मिल चुका है दैट इज Q/2। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ। बिफोर कॉन्टैक्ट, ध्यान से समझिएगा इसको।
ए प्लस बी प्लस सी, टोटल चार्ज कितना था, Q प्लस Q प्लस 0, फाइनल कितना था 2Q। ठीक है जी। आफ्टर कॉन्टैक्ट ए के ऊपर चार्ज कितना आ चुका है Q/2, बी के ऊपर चार्ज कितना आ चुका है 3Q/4, सी के ऊपर चार्ज कितना आ चुका है 3Q/4, टोटल कितना होगा, अगर टोटल करोगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या आया 4, ये क्या हो गया आपका 2Q, ये हो गया 3Q, ये हो गया 3Q, फाइनली आप 3 और 3 6 और 2 8, 8Q/4, फाइनली क्या बचा आपके पास 2Q। मैं बताना आपको ये जा रहा हूँ कि बिफोर कॉन्टैक्ट और आफ्टर कॉन्टैक्ट देखो चार्ज सेम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो गया कि नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा ना। अब हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि जब ए को आपने सी के साथ टच कराया, सॉरी सी को आपने ए के साथ पहले टच कराया, फिर आपने सी को बी के साथ टच कराया और सी को साइड कर दिया, डिस्टेंस दो ए और बी के बीच में 50 सेंटीमीटर है, लेकिन ए और बी के दोनों के चार्जेस बदल गए, अब टोटल फोर्स कितना हो गया वो सुनिए ज़रा। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, देखिए ज़रा इसको समझना थोड़ा सा। यहाँ पर अब हमने ए और बी के बीच में नेट फोर्स निकालना है K QA QB डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है हमारा 9 इंटू 10⁻9। K की वैल्यू QA हमको दे रखा है Q/2, QB हमको दे रखा है 3Q/4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, ज़रूरी नहीं है मेरा ही मेथड इस्तेमाल करो, स्टेप्स आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फाइनल फोर्स की वैल्यू हमारी क्या बनने वाली है वो समझिए ज़रा। 9 इंटू 10⁻9 मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, Q इंटू 3Q ये बन जाता है 3Q² डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर, और फाइनली 2 इंटू 4 बन जाता है 8। कैलकुलेशन अब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3, Q की जगह हमने लिखा 6.5 इंटू 10⁻7 जो कि ओरिजिनल चार्ज था, ठीक है। 6.5 इंटू 10⁻7 दो बार ही आ गया, डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते थे, पता है क्या, अभी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। 50 इंटू 10⁻2 ये भी दो बार आ गया, 50 इंटू 10⁻2 इंटू आ गया 8। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो पहले तो, 7 और 7 कितना हो गया 14, -14 में से 9 चले गए, कितना बचा 10⁻5। ध्यान दीजिएगा 10⁻5 ऊपर बचता है, -2 और -2 कितना हुआ -4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा +4। थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करो, एक डेसिमल हटाया दूसरा डेसिमल हटाया, नीचे कितने आ गए 2 0, तो 1 2 3 और 4 जीरोज हो गए, ठीक है ना। 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -4, तो यहाँ से 1 2 3 और 4 ये 0 हटा लेता हूँ तो ये बन जाएगा -4 और +4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 10⁻5। अब यहाँ पे और कैलकुलेशन अब आप करोगे, 9 इंटू ये बचा 3 इंटू बचा 65 इंटू बचा 65 इंटू 10⁻5 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 8, कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 13, ये हो गया हमारा 13, और सिंपल कैलकुलेशन हमारी बन जाएगी 27 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 2 16 और 8 लगभग 21, ऑलमोस्ट अराउंड 21 इंटू 10⁻5। 21 और 27 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं, 27 21 ये बन गया 27 और ये बन गया आपका 54, 5 6 7 ये बन गया, और 5 6 7 इंटू 10⁻5 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 100 तो मल्टीप्लाई भी करोगे 100, फाइनल आंसर बन गया आपका 5.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सिंपल फोर्स आ गया ना। एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ बहुत जल्दी से, देखिए अब वो छोटा सा तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा ज़रा इस बात को। देखिए आपने जो फोर्स कैलकुलेट करा था क्वेश्चन नंबर 1.12 में, वो था हमारा 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन,
ये वैल्यू थी हमारी, और उस फोर्स का जनरल फॉर्मूला था Q/r², क्योंकि ए और बी दोनों स्फीयर्स के ऊपर सेम चार्ज था। तो ये वाला वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूले से रिलेट होता है। दूसरी बात, अब जो इस क्वेश्चन में हम 1.13 में कवर कर रहे हैं वो है एफ डैश, लेट से उसको एफ डैश है, ठीक है, के क्यू ए, क्योंकि नया चार्ज है, क्यू बी, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसलिए अलग अलग लिखा है, डिवाइडेड बाय r²। अब एफ डैश हमने ऐसे लिखा, क्यू ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, Q/2, जो हमने अभी पहले कैलकुलेट करा। क्यू बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3Q/4, डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, r²। डिस्टेंस सेम है दोनों चार्जेस के बीच में, ए और बी दोनों हमने स्फीयर्स लिए हैं, क्योंकि सी को तो हमने साइड कर दिया, ए और बी वैसे ही हैं। तो ये बन गया के Q² डिवाइडेड बाय r²। ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे 3/8 मैंने अलग कर दिया, ये Q सेपरेट हो गया, r² सेपरेट हो गया, 3 और 4 × 2 8 हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू है ना, उसकी जगह आप लिखने वाले हो f की वैल्यू, यानी कि 1.5 × 10⁻²। दैट मीन्स f डैश बिकम्स 1.5 × 10⁻² इंटू 3/8। अब 3/8 आपका हो जाता है, डेसिमल लगाएंगे तो 0.30 हो गया, ये 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 0.37। तो 0.37 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 15 × 7 होता है 105, 10 हो गया, 15 × 3 45, ये हो गया 55, और डेसिमल कितने आ जाएंगे, 1 2 3, 0.555 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब ये होता है कि पहले डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.555 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 10⁻² के नीचे 10 भी लिखूँगा, यानी कि डिवाइड भी करूँगा। तो ये बन गया 5.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑलमोस्ट सेम है ना, ये राउंड फिगर आप करना चाहते हो तो इसको 5.6 लिख दो इंटू 10⁻³ हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो, बट एक्चुअल में आंसर लगभग मैच कर चुका है, ठीक है ना। और आता भी यही है, केवल जो डेसिमल वैल्यूज़ होती है ना, कोई डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट करता है, कोई डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट करता है, कोई डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक कैलकुलेट करता है, तो उससे आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाता है। बट प्रोसीजर मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 1.14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है आपको इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सरल भाषा में, ऊपर वाली एक प्लेट है जिसको आप पॉजिटिव प्लेट बोल सकते हैं, नीचे वाली एक प्लेट है जिसको आप नेगेटिव प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक कैपेसिटर के अंदर होता है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। सिमिलर वे में ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है, और उसके अंदर ना 3 पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए गए हैं, 1 2 और 3। 3 पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया है, और पहला पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करता है। ध्यान से देखिए, कौन सी प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करता है, और जो थर्ड वाला पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है कौन सी प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो क्वेश्चन में बोलता है गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस। भाई देखो, फर्स्ट वाला पार्टिकल जो है वो किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्टिकल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। सिंपल सा है ना, लॉजिक तो यही है भाई, ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब सेकंड वाला पार्टिकल है वो भी डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब आ जाइए थर्ड पार्टिकल के ऊपर, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब थर्ड वाला पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। अब यहाँ तक तो आ गई इनके साइंस की बात, यानी कि नेचर की बात। दूसरे पार्ट में हमसे बोलता है विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब यहाँ पे ना एक नया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होता है ना, इट इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो एक ऐसी क्वांटिटी है जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को शो करती है। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो। तो सिंपल सा आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो है पार्टिकल नंबर 3। पार्टिकल नंबर 3 को अगर आप ध्यान दोगे तो ये सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है।
सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल 3 के लिए चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1.15 गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम तो सिंपल यूनिट हो गया इसका। आई कैप शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, या उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर हमको कंसिडर करना है और उसका साइड हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और साथ में बोलता है हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। बहुत अच्छा पॉइंट है। वाई जेड प्लेन कहते किसको हैं, देखिए ज़रा, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस हमको दे रखा है, ये डॉटेड लाइन जेड एक्सिस हमको दे रखा है, तो वाई जेड प्लेन ये होगा, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। नाउ दिस इज वाई जेड प्लेन, इस तरीके से वाई जेड प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये जो ब्लैक पेन है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और हमारा हैंड ये शो करता है प्लेन अलॉन्ग वाई जेड, या वाई जेड प्लेन जिसके अलॉन्ग वो स्क्वायर रखा हुआ है। समझ आया पॉइंट। अब यहाँ पे ना दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमको बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds, और E.ds को ओपन करते हो तो आप क्या लिखते हो, E.ds cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर कहते हैं ds को, ठीक है ना। अब दो तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये थीटा वाला कंसेप्ट लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻³ ds का मतलब हो गया एरिया वेक्टर, और इसको ओवरऑल एरिया ऑफ स्क्वायर आप कंसिडर करोगे जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो फाइनली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना हो गया, 10 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी भाई, साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन साइड किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर्स में। तो साइड को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में, और उसके बाद हम इसको स्क्वायर करते हैं। तो एक स्टेप हम इसमें चेंज कर लेते हैं, तो 10 × 10⁻², इसका हो गया होल स्क्वायर। और फाइनली कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लगेगा, देखिए थीटा होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। यहाँ पे ना आप ध्यान दें, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 डिग्री। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है समझने का। ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्क्वायर के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों चीज़ें हमारी हो गई पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0। अब फाइनली मैं यहाँ पे 0 डिग्री लगा दूंगा, तो ओवरऑल हमारा cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 × 10⁻³ × 10 का स्क्वायर 100, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴। फाइनली आपको मिलने वाला है 3 और 2 5, 10⁵ पॉजिटिव 0, और ये नेगेटिव 10⁻⁴ हो गया 1। फाइनल आंसर हो गया 30। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे को मिली कितनी, 30। लेकिन उसका कुछ यूनिट भी तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे न्यूटन पर कूलम ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो फ्लक्स का वैल्यू तो हमारा आ गया, ठीक है ना। ये हो गया कि हमने एक सिंपल फॉर्मेट लगाया। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। हमारे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन था ना, वो था, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, देखिएगा, वो था हमारा वेक्टर फॉर्म में 3 × 10⁻³ आई कैप, ठीक है। अब एरिया वेक्टर ध्यान दीजिएगा, जो स्क्वायर था हमारा वो वाई जेड प्लेन में था, लेकिन जो एरिया वेक्टर था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर हो गया। तो आप एरिया वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हो, 10 × 10 सेंटीमीटर्स में है, स्क्वायर में कर रहा हूँ, साइड का स्क्वायर मैंने कर दिया तो हो गया 10 × 10, लेकिन सेंटीमीटर्स में है तो उसको मैंने कर दिया मीटर्स में, डिवाइडेड बाय 100 दोनों साइड, इनटू आई कैप। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने लिखा 3 × 10⁻³ आई कैप, साथ में
मैंने ds की जगह लिखा 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे भी आ गया आई कैप। अब आई डॉट आई क्या होता है 1, तो फाइनली फिर से वही चीज़ आ जाएगी 10⁻³ इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारे पास, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कैंसिल, और 3 में से 2 ज़ीरो ये कैंसिल हो गए, तो ये बच गया 1, 3 इंटू 10, फाइनली हमको मिला वैल्यू 30। प्रोसीजर दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, आप जो मर्जी, थोड़ा बहुत ही स्लाइड चेंज है, जो मर्जी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू प्योरली। अब जल्दी से सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ओके, देखिए अब यहाँ पे ना हमको क्या गिवन है, इस तरीके से हम इसमें, नाउ दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस, दिस वाज जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारा प्लेन था इस तरीके से। पिछले पार्ट में जो हमको फर्स्ट पार्ट गिवन था उसमें तो हमने ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में बोला है कि स्क्वायर को ना थोड़ा सा टिल्टेड कर दो, तो जो इसका एरिया वेक्टर है ना वो इस तरीके से जा रहा है, देखिए ये जा रहा है, इसका एक्चुअल एरिया वेक्टर इस तरीके से जा रहा है। नाउ दिस इज द ds वेक्टर एक्चुअल, जो अभी हमको सेकंड केस में लेना है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन में वर्ड लिखा था नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का दूसरे शब्दों में मीनिंग होता है एरिया वेक्टर। अब कई बार ना बोर्ड हमें कंफ्यूज करता है या एनसीईआरटी हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू टेस्ट आवर नॉलेज। ये कंफ्यूज करने का पॉइंट नहीं है, इससे हमारी नॉलेज इन्हेंस होती है। हमको क्वेश्चन में बोला कि नॉर्मल जो है ना वो स्क्वायर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्क्वायर का नॉर्मल होगा वो एक्चुअली उसका एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ पर सिंपल हमने कुछ नहीं करना, या क्या बोले हम इसको, सिंपल क्वेश्चन को ही ट्विस्ट थोड़ा सा कर दिया उन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने E डॉट ds का फॉर्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E ds ऐसा, और एंगल हो गया cos 60। दोबारा से सुन लो, यहाँ पर जो थीटा होता है वो बेसिकली एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। एरिया वेक्टर का मतलब हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, इसका मतलब हम डायरेक्टली प्लेस कर देंगे 60 डिग्री। अब E डॉट ds की वैल्यू कितनी आई थी 30 फर्स्ट पार्ट में, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 15। यूनिट फिर से वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नंबर 1.16, ये भी गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें आपका गॉस थ्योरम का कंसेप्ट थोड़ा सा इनहेंस हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ सीखने को इसमें नया भी मिलेगा। नाउ व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। देखिए एक्सरसाइज 1.15 का मतलब ये है कि 1.15 जो क्वेश्चन था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन था, दैट वाज 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, ये वैल्यू हमको गिवन था, ठीक है ना। आई कैप का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाना चाहते हो तो। क्वेश्चन में बोलता है क्यूब रखा हुआ है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस हो गई। इसी तरीके से 3 प्लेन भी होते हैं, एक प्लेन बनता है 2 एक्सिस से मिलके, तो 3 प्लेन कौन से हो गए, एक्स वाई, दूसरा हो गया वाई जेड, तीसरा हो गया जेड एक्स। अब क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6, तो 2 फेसेस जो होती हैं, वो 2 फेसेस जो हैं इस क्वेश्चन में वो एक्स वाई को फॉलो कर रही हैं, उसके पैरेलल हैं। 2 फेसेस वाई जेड के पैरेलल हैं, 2 फेसेस जेड एक्स के पैरेलल हैं। अब यहाँ पे एक बात और सीखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, वाई और जेड। तो ऐसा कौन सा प्लेन है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो है वाई जेड प्लेन, जिसको मैं, जिसकी जो बाउंड्री है या फेसेस है मैं शेड कर रहा हूँ, ये देखिए, ये क्यूब की वो फेस है जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है।
ये क्यूब की दूसरी फेस है जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब क्यूब की ये दोनों फेसेस जिनको शेड किया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, वाई जेड प्लेन के पैरेलल हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। अब दूसरी बात, एरिया वेक्टर कैसे होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि जो फेस हमने कंसिडर करी उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। ठीक है जी, 0 डिग्री, नंबर 1। दूसरी बात ये आती है कि बाकी जो दो एक्सिस हैं, वाई जेड को छोड़ दो तो जेड एक्सिस के अलोंग जो जेड और एक्स एक्सिस, जेड और एक्स जो प्लेन, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस जो मिलकर के जो प्लेन बना रही हैं उनके जो पैरेलल जो फेसेस होंगी वो इस तरीके से होंगी। गौर से समझिएगा इस बात को। ये होगा, ये नीचे वाला होगा। अब ये वाला केस भी कंसिडर नहीं होगा, ये वाला केस भी कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल हो गई। अब अगर कोई फेस आप लेते हो, इसको समझने की कोशिश ऐसे करो कि अगर कोई फेस आप लेते हो, सरफेस आप लेते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल होके जा रही है तो इसका मतलब इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टुवर्ड्स फ्लक्स। ठीक है ना? इसी तरीके से दूसरी वाली जो हमारी ये वाली हो गई, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम? वाई एक्स प्लेन के जो पैरेलल हैं उसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होके जाएगी, तो वहां पर भी फाइनल वैल्यू आपका फ्लक्स का कितना आने वाला है? 0। इट इज ऑल्सो नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फ्लक्स। तो जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल दो फेसेस हैं उनमें से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला, जेड एक्स के जो पैरेलल जो हमारी फेसेस हैं उनमें से भी कोई कंट्रीब्यूशन हमको नहीं मिलने वाला। तो फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है वो किससे मिलने वाला है? जो फेसेस वाई जेड के अलोंग हैं, यानी कि वाई जेड के पैरेलल हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरल वे में हम कंसिडर करें, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ वाला फेस जो है पहला फेस, इसको मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूँ, इसको मैं सेकंड नंबर लिखता हूँ। जो पहला फेस है वहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स, और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। अब आप ऐसे समझो, अगर 4 लाइनें एंटर करेंगी तो 4 लाइनें बाहर भी तो जाएंगी। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स आएगा, -4 वैल्यू आती है, तो दूसरी साइड में क्या होगी? +4 वैल्यू। तो टोटल करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0। 4 फेसेस तो वो थी जो कंट्रीब्यूट कुछ कर ही नहीं रही थी, नंबर 1। 2 फेसेस बची हमारे पास, 2 में से भी एक का फ्लक्स आ गया पॉजिटिव, दूसरे का आ गया नेगेटिव, तो फाइनली आंसर आया कितना? 0। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन इलेबोरेटेड वे में मैंने समझाने की कोशिश करी। हाँ, हो सकता है कि एक बार आपको समझ में ना आए तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1.17 देखिए क्या कहता है। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। ओके जी, आउटवर्ड फ्लक्स हमको गिवन है, कितना है? 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स। अच्छा, आउटवर्ड फ्लक्स का ना दूसरा नाम होता है पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, नाउ अभी क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला, कभी भी ऐसा कंसेप्ट आए ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक फॉर्मूला लगा दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो Q लिखते हैं ना हम, ये Q सिर्फ चार्ज नहीं होता है, Q को बोलते हैं चार्ज इनक्लोज्ड, ये ध्यान रखिएगा, या सिंपल शब्दों में नेट चार्ज इनक्लोज्ड ऐसा भी बोल सकते हैं आप। बॉडी के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, कहने का मतलब ये है। टोटल चार्ज नहीं बोला जाता कि भाई कितना पूरे सिस्टम बाहर अंदर सब कुछ मौजूद है। मान लीजिए 4-5 चार्जेस हमको दे रखे हैं और एक बॉडी दे रखी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज आ रहा है, तो हम सब 4-5 को कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ उसी चार्ज को कंसिडर करेंगे जो बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है ना? नाउ कहता है हमको चार्ज की वैल्यू बताओ, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया? फाई × एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा चार्ज का। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अब 10⁻12 है, यहाँ पे आप देखिए 10⁻12 है, यहाँ दे रखा है 10⁻3, तो ये तो बन गया 10⁻9। दूसरा यहाँ 8 दे रखा है, 8.8 को लगभग 9 के बराबर अगर आप समझ लेते हो ना, तो 9 × 8 कितना होता है? 72। लेकिन क्योंकि ये
वैल्यू 8.85 है, 9 से कुछ हद तक कम है, तो लगभग आंसर 70 पॉइंट समथिंग आप लिख सकते हो या 71 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो। मैं इसको राउंड फिगर 70.7 लिख देता हूँ। ये एक तरीका है जब क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं। वैसे तो मेरी सजेशन रहेगी पूरा कैलकुलेट करा करो, 8.85 को प्रॉपरली 8 से कैलकुलेट करो, उसके बाद आंसर लिखो। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताने की कोशिश करी जिससे आपको आगे कम समय में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का एक मेथड पता चल सकता है। हाँ, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 70.7 को 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से आप मल्टीप्लाई भी करोगे, तो फाइनली ये वैल्यू आपका बन जाएगा 7.07 और ये 10 टू द पावर -9 इंटू 10 बन जाएगा 10 टू द पावर -8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोलता है, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। ओके, अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 होती, आउटवर्ड फ्लक्स हमारा 0 होता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है ना क्वेश्चन। अच्छा देखिए, समझना ज़रा इस बात को। मान लीजिए एक बॉक्स है आपका और बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी 0 आने वाली है। नंबर 1, अगर फ्लक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स के वैल्यू हमारी टोटल 0 आने वाली है। तो एक केस तो फ्लक्स 0 अगर है तो एक केस तो ये भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, एक और चीज़ ज़रा समझिएगा। मान लीजिए मैं एक बॉक्स ऐसा ले लेता हूँ जिसके अंदर एक डाइपोल रख देता हूँ। डाइपोल का मतलब एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव फ्लक्स, फाइनल आंसर क्या आएगा 0। इस केस में भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब फ्लक्स की वैल्यू इस केस में 0 आई तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है? मैं ये तो बोल सकता हूँ कि बॉडी के अंदर नेट चार्ज 0 है, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बी पार्ट जो हमारा है, इसकी स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है भाई। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि बॉडी के अंदर चार्ज है ही नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज 0 है। एक और केस आप कंसिडर करने की कोशिश करो। फिलहाल यहाँ तक आंसर हमारा सिमट जाता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए ये बॉक्स है और कुछ लाइट इसमें एंटर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एंटर कर रही है, कहीं से बाहर जा रही है। तो जहाँ से एंटर कर रही है वो हो गया हमारा नेगेटिव फ्लक्स, जहाँ से बाहर जा रही है वो हो गया पॉजिटिव फ्लक्स। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की वैल्यू दोनों बराबर है तब भी आंसर हमारा नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्लक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब नेट चार्ज 0 है, बट ये नहीं कह सकते आपके बॉडी के अंदर चार्ज ही मौजूद नहीं है। ठीक है ना जी? होपफुली क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। एनसीईआरटी क्वेश्चन 1.18 देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है। A point charge of 10 microcoulomb is at a distance of 5 cm directly above the center of square of side 10 cm as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through this square? अब इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने तो हमको हिंट दिया है, लेकिन एग्जाम में बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमको हिंट नाम की कोई चीज़ भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन का एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो आप सीख लीजिए और आपको आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन में मदद करेगा ही। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी? उसके सेंटर पॉइंट से लेकर के ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको? 5 सेंटीमीटर की। ये टोटल हाइट जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। अब वो कहता है इस स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है हमको। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है और बड़ा सरल तरीका है भाई। एक स्क्वायर जो है वो 2D शेप होता है। अगर स्क्वायर का ही 3D शेप हम मानेंगे या 3D फॉर्म उसका बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा? क्यूब। ठीक है? तो हम क्या कंसिडर करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं हम। इस टाइप से हमने एक क्यूब बना लिया। क्यूब की साइड वही है जो स्क्वायर की साइड है। अब हमको मालूम है कि क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, तो जो गिवन स्क्वायर हमको दिया हुआ है इस टाइप के 6 स्क्वायर्स को मिला करके एक शेप हमने बनाई जिसको हमने बोल दिया क्यूब। और क्यूब के सेंटर में हमारे क्या रखा हुआ है? एक चार्ज। अब टोटल हाइट कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, लेकिन चार्ज की हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन फेस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि चार्ज इज एग्जैक्टली एट द मिडल पॉइंट ऑफ द क्यूब। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ है। अब हमको बोलता है टोटल फ्लक्स निकालो। तो एक बड़ा आसान तरीका भी समझ लो। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। तो पूरे क्यूब का अगर हमको फ्लक्स निकालना हो
पूरे क्यूब का अगर हमको फ्लक्स निकालना हो तो उसका आंसर सिर्फ इतना सा आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू प्लेस कर दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लेस कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है चार्ज का भी, और एप्सिलॉन नॉट का भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होता है, लेकिन अगर पता ना भी हो ना, वेरिएबल फॉर्मेट में लिखा हो तो भी इस टाइप से आंसर छोड़ के आ जाओ, चल जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो हमको अभी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में हमसे ये मांगा नहीं था कि क्यूब का कितना फ्लक्स होगा, हमसे तो ये मांगा था कि ओवरऑल वन फेस यानी कि स्क्वायर के हिसाब से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो कितने स्क्वायर्स बनते हैं, क्यूब को अगर हम डिवाइड करें तो कितने स्क्वायर्स बनते हैं, 6, ठीक है ना। 6 स्क्वायर हमारे बनते हैं। तो 6 स्क्वायर के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मेट क्या होगा, हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, यानी कि वन फेस। कितनी फेस होती हैं, 6, तो 6 से डिवाइड कर दो टोटल फ्लक्स को। यहाँ मैंने लिख दिया क्यूब का जो टोटल फ्लक्स होगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू कितनी होती है, गिवन कितनी है क्वेश्चन में, 10 माइक्रो दिया हुआ है ना हमको, 10 माइक्रो डिवाइडेड बाय 6। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू वैल्यूज़ आप ऐसे ही रख दो इंटू 10⁻12। अब 10 और 10⁻6 इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 10⁻5। अब -12 ऊपर चला जाएगा तो +12 हो जाएगा, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा 7। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग 1/6 इंटू 8.85। देखो 8.85 कितना होता है, लगभग 9 के बराबर। 6 इंटू 9 कितना होता है, 54। तो 54 से थोड़ा सा वैल्यू कम कर दो, मैं इसको 53 मान लेता हूँ। ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी निपटाने के ना तरीके होते हैं कुछ, लेकिन ये आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, ठीक है ना। ऊपर क्या था, 10⁻7, बताइए समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर बना देंगे 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 53। अब 50 अगर होता 100/50 तो आंसर आता 2। अब क्योंकि 53 है तो 2 से कुछ लेस आएगा ना, तो आंसर वुड बी नियर बाय, इसको मैं लिख देता हूँ, लगभग ये आंसर बन जाएगा हमारा 1.88 इंटू 10⁵। अब दिस वैल्यू में भी 1.87, दिस वैल्यू में भी 1.77, समथिंग नियर बाय हो सकता है, ठीक है ना। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, फ्लक्स की ना यूनिट भी मेंशन ज़रूर करें, आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या होती है। जनरल फॉर्मूला क्या आता है, E.ds। अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखते हैं, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिंपल है ना। अब कई जगह इसको राउंड ऑफ करके 2 आंसर भी बना दिया जाता है, 1.9 भी इसको लिख सकते थे हम, ठीक है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो नियर बाय वैल्यू जो भी मैच करती हो वो आंसर लिख के आ जाना, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 1.19 देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है हमसे अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकन गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, या यूँ कहें यार लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही हलवा। देखो एक स्फेरिकल बॉडी ले लो, चलो क्यूबिकन सरफेस की तो बात ही छोड़ दो, एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया, उसके अंदर एक मैंने चार्ज रख दिया क्यू। अब मैंने वही चार्ज को एक क्यूब के अंदर रख दिया। अब क्यूब की साइड हमको कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, एक बड़ा सा क्यूबॉइड ले दिया, और क्यूबॉइड की तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है ना। तो मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी हमको जो लेंथ की वैल्यू है, विड्थ की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भी हमने चार्ज कौन सा रख दिया, ये वाला चार्ज रख दिया। यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज है, तीनों केस हो गए ना। अब इसके अलावा कोई रैंडम इरेगुलर शेप की हम बॉडी ले लेते हैं, उसके ऊपर भी, उसके अंदर भी हमने चार्ज रख दिया क्यू। तो अगर हम बात करें कि चारों केसेस की, तो सबके लिए कॉमन एक चीज़ क्या है कि चार्ज इनक्लोज की वैल्यू क्या आएगी, क्यू। अब आप एक क्यूब ऐसा ले लो, ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि 9 सेंटीमीटर है, एक क्यूब आप ऐसा ले लो जिसकी जो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों वैल्यूज़ उसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि साइड उसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि फ्लक्स की वैल्यू डायमेंशंस के ऊपर निर्भर करता ही नहीं ना। अब चाहे क्यूब की साइड ज़्यादा हो, चाहे क्यूब की साइड कम हो, चाहे वो स्फेरिकल शेप के अंदर रखा हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप यानी कि क्यूबॉइड शेप के अंदर रखा हो,
या कोई इरेगुलर बॉडी हो उसके अंदर रखा हुआ हो। चार्ज इनक्लोज कितना है, फ्लक्स तो इसके ऊपर निर्भर करता है, तो टोटल फ्लक्स का हमारा आंसर क्या आने वाला है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस दैट्स इट। अभी Q का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। अब कैलकुलेशन का 1 मिनट लगेगा, तरीका सीख लो, बहुत ही आसान है। क्या हो सकता है भाई, 2 अपॉन 8.85 तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 10⁻⁻6 है, 10⁻12 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +12, तो फाइनली ये हमारा बन जाएगा 2 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻6। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 को मैं लिख दूंगा 20 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻6। अब 20 जो है वो 8.85 से बड़ा है। अब 8.85 को लगभग 9 मान लो, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, और 20 जो है वो 18 से बड़ा है, तो इसका आंसर लगभग 2.2 आएगा। और ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो लगभग आई थिंक अराउंड 2.25 आना चाहिए इंटू 10⁻6। 2.2 पे भी छोड़ सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, 2.24 भी हो सकता है। यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल फ्लक्स का आंसर हो गया। अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी, होपफुली आपको समझ आया होगा। पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स की जो हमको वैल्यू गिवन है दैट इज -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पर एक समझिए, एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ r। नाउ सेंटर्ड ऑन द चार्ज, इसका मतलब ये है कि इस सेंटर पॉइंट पे हमारा चार्ज रखा हुआ है Q। इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, रेडियस की वैल्यू आपने डबल कर दी, तो क्वेश्चन में पूछता है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। भाई फ्लक्स की वैल्यू रेडियस के ऊपर निर्भर करती है क्या, नहीं करती। तो फ्लक्स हम, ध्यान से, सिंपल है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में एक सिंपल फार्मूला लगाया करो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q का मतलब हो गया चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और जब दोनों में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो बताइए फ्लक्स चेंज होगा क्या, सिंपल है। तो फ्लक्स विल रिमेन सेम, तो मैं बोलूँगा नो चेंज इन फ्लक्स। कोर स्टेटमेंट क्या है कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। ठीक है ना। सिंस चार्ज इनक्लोज्ड इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, सिंस द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, हेंस द टोटल फ्लक्स विल रिमेन सेम, नो चेंज इन फ्लक्स। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ये वही आसान है, ये क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ रखा इज इक्वल टू फ्लक्स। नाउ सिंस फ्लक्स की वैल्यू हमारी गिवन है -1 इंटू 10⁻³ यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लगा दिया Q इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू है -1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। तो फाइनली ये वैल्यू हमारा आने वाला है माइनस का 8.85, 10⁻³ और 10⁻−12 को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 10⁻−9। सिंपल शब्दों में इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 8.85 नैनो कूलम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या तो छोड़ दो -8.85 इंटू 10⁻−9 कूलम, और या फिर 10⁻−9 को आप लिख दो नैनो। ठीक है ना। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आप सरल भाषा में सिर्फ इसे स्फीयर बोल दो, उसके अंदर एक चार्ज मौजूद है, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड का मतलब है कि उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब चार्ज की साइड में यानी कि टुवर्ड्स दी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप दिखा रहे हो तो इसका मतलब वो चार्ज नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि क्वेश्चन में जो चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव नेचर का है। ऑल्दो क्वेश्चन में हमसे मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, हो सकता है डिमांड कर ले। तो ये चार्ज हो गया नेगेटिव नेचर का, नंबर 1। दूसरी बात,
जो स्फीयर है उसका रेडियस हमको दे रखा था 10 सेंटीमीटर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ना रेडियस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो रेडियस को हम कंसिडर ना भी करें आराम से चल जाएगा कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट से ना ये इस पी पॉइंट तक का जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वहाँ का डिस्टेंस हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली चार्ज का वैल्यू हमको चाहिए, तो ये बन गया E इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये पूरा वैल्यू ना डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा मैं, तो इसको मैं ऐसे रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों करा है अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻3। दूसरी बात, डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻2 और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। फाइनली डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, इस तरीके से। अब कैलकुलेशन करना कोई बहुत मुश्किल यहाँ नहीं है। देखिए 1.5 इंटू 10⁻3 हमने ऐसे लिखा, 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करके। फाइनली 9 इंटू 10⁻9। अब 10 जो होता है ना उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया करो। देखिए 3 zeros ये हो गए, 4 और 5, 5 जीरो हो गए, 5 में से 4 चला गया, क्या बचा 10। अब यहाँ से जब ये 1.5 है ना, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे भी आ जाएगा 10, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास बचता क्या है 15 और ये बचता है 4, तो 15 इंटू 4 कितना हुआ 60 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो 10⁻9 है इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻⁻9 हो गया। अब 60 अपॉन 9 करोगे तो क्या होगा, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, तो ये कैंसिल करा 6 टाइम्स आ जाएगा, डेसिमल लगाओगे 0 हो जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, तो फाइनल कैलकुलेट करते करते ये आपका बनेगा 6.67। 6.7 भी लिख सकते हो, 6.6 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये फाइनली हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, 10⁻�9 को क्या लिख सकते हो, नैनो कूलम। तो फाइनली आपका रिजल्ट बन जाता है 6.67 नैनो कूलम। अब क्योंकि चार्ज का नेचर नेगेटिव था तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, तो -6.67 नैनो कूलम इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ गया होगा आपको। नंबर 1.22 देखिए क्या कहता है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80.4 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पहले तो ये समझ लो, चार्ज अपॉन एरिया होता है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन गया, ठीक है ना। माइक्रो जो है वो यूनिट नहीं होता है, माइक्रो यहाँ पे वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि 80.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। ये सिग्मा का वैल्यू हमको दे रखा है 80.4 इंटू 10⁻⁻6। अब क्योंकि सारा ये एम के सिस्टम है इसलिए यूनिट चेंज करने की हमको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दो। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ, डायामीटर दे रखा है हमको 2.4, तो डिवाइडेड बाय 2 फाइनली इट बिकम्स 1.2 मीटर्स। तो हमको रेडियस भी मिल गया, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा भी मिल गया, ठीक है जी। बाद में हमसे कहता है फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट दी चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज की वैल्यू हमको बतानी है पहले पार्ट में। उसके बाद बी पार्ट में हमको बोलता है कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू बताओ। फ्लक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर आपका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो जाता है तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे, आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए हम सिग्मा का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज का वैल्यू बन गया हमारा सिग्मा इंटू एरिया। तो फाइनली चार्ज का वैल्यू जो हमारा बनता है दिस इज़ 80.4 इंटू 10⁻⁻6, ये तो हो गई सिग्मा की वैल्यू। एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। तो फाइनली कैलकुलेशन आप अपने लेवल से भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि मेरा ही मेथड इस्तेमाल करो। 10⁻⁻6 4 और इंटू 3.14 इंटू पाई का वैल्यू लगा दिया हमने, रेडियस की वैल्यू है 1.2, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो इट बिकम्स 80.4 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 और ये बन गया आपका 1.44, 1.2 का स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यू को आपने कैलकुलेट करके लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि लिखना, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि कोशिश करो आंसर ना हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन कर दिया करो। तो फिलहाल अगर हम राउंड फिगर देखते हैं, देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करने का तरीका देख लो। 4 इंटू 3 क्या होता है 12,
ठीक है ना। 12 इंटू 1.5 लगभग हो जाएगा 18। अब 18 को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो अराउंड आपका कुछ ना कुछ नेट शेल में आंसर के नज़दीक पहुंच जाओगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 18 को मैं लगभग 80 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। 80 एक तो ज़ीरो तो ऐसे ही आ गया। 18 इंटू 8 हमारा हो गया 4। टेबल याद है तो बहुत जल्दी से कर लेना। 64 और ये 1440, ठीक है ना, अराउंड 1440। तो लगभग ये हमारा आंसर बनता है 1440 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका लगाओगे, डिवाइड करोगे 1000 से तभी तो आएगा 1.4, और जब डिवाइड करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फाइनली आपका आंसर जो बनने वाला है वो हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻3। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब ये हो गया कूलम में, -3 10⁻⁻3 को आप क्या लिख सकते हो, मिली। तो आंसर बन गया 1.44 मिली कूलम। ये तो हमारा हो गया चार्ज का आंसर, फर्स्ट पार्ट। अच्छा फिर बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है मेरा ही मेथड इस्तेमाल करो कैलकुलेशन में, आप फेयरली बिल्कुल अपने लेवल से कर सकते हो, ठीक है ना। ना दूसरा वो सेकंड पार्ट में हमसे कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू हमको दे रखी है 1.44 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फाइनली, ठीक है ना। नाउ अब 10⁻⁻12 को आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 हो जाएगा ये +12, और 12 में से 3 लेस हो गया तो ये बन गया आपका 10⁹। अच्छा 1.44 8.85, देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, लेकिन 885 ना बड़ा फिगर है, तो आप क्या करो 1440 कर दो डिवाइडेड बाय 885 कर दो, तो ये बन जाएगा 10⁸। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ना अब 800 का डबल करोगे ना तो आएगा 1600, तो ये 1600 से कम है ना लगभग, तो इसको आप लिख सकते हो अराउंड 1.8 इंटू 10⁸। अब क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू हमने निकाली थी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स का हमारा हो गया यूनिट। कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं तो एक रफ ऑर्डर से कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। राउंड फिगर आपका हमारा आंसर लगभग ठीक आ जाता है, लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह ये है कि आप पूरा रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहिए वैसे किया करो, ठीक है ना। ये तरीके तब लगाना जब एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचे, फटाफट से टीचर आपकी कॉपी लेने को आने वाला हो, बिल्कुल टाइम ओवर ही लगभग हो गया हो, उस समय अगर आपको जल्दीबाजी है करनी है, फटाफट कुछ कैलकुलेशन करके दिखाना है, तो ये ज़रूर मेथड लगा दो, वरना कोशिश करो फेयर मेथड लगाने की, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1.23 देखिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको दे रखा है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखिए लाइन चार्ज का मतलब होता है लीनियर चार्ज का मतलब एक लीनियर बॉडी आप कंसिडर कर लो, उसके ऊपर आप कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियरली चार्ज्ड बॉडी। लीनियरली चार्ज बॉडी या लाइन चार्ज के साथ एक टर्म जुड़ा होता है जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू हम 2 सेंटीमीटर हमको दी हुई है, आर से हम जिसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है जी। कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, लैम्डा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके लाना है। अब लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2πε0 r, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 1 अपॉन मैंने ऐसे लिखा 2πε0 लैम्डा अपॉन r। अब 1/2πε0 तो कोई कांस्टेंट होता नहीं है, 1/4πε0 होता है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ 1 अपॉन मैं नीचे बना दूंगा 4πε0, तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा अपॉन r। नाउ 1/4πε0 अब जहाँ हमारा एक कांस्टेंट हो गया,
ये हमारा हो गया 2, नाउ दिस इज लैम्डा अपॉन आर। तो फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिए कैसे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज़ डिनोमिनेटर में ले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको कितना गिवन था, 9 × 10⁻⁹ था मेरे ख्याल से, सॉरी 4 था, 9 × 10⁴। डिस्टेंस हमको कितना गिवन था, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मैं कर देता हूँ मीटर में, तो 2 × 10⁻² मीटर्स। ये डिनोमिनेटर में 2 हमने पहले से ही लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹। अब देखिए बहुत आसान है भाई, 4 10⁴ गिवन है हमको, उसमें से 10⁻² लेस कर दो तो 10⁻² बचा। अब 9 नीचे है, 2 ऊपर है, तो नीचे क्या बचेगा, 10⁻⁷। ठीक है जी। अब एक 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू हमारी बनी क्या, 1/10⁷। या सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखोगे, 10⁻⁻⁷। अब आती है यूनिट की बात, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट बन गया हमारा कूलम पर मीटर। दैट मीन्स फाइनली वी कैन राइट 10⁻⁷, कूलम पर मीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए समझ लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब 10⁻⁻6 क्या हो गया, माइक्रो, तो ये बन गया 1/10 माइक्रो कूलम पर मीटर। अब 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये बताना इसलिए मेरे को लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास बन सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन MCQs फॉर्मेट में ही आ जाए, है ना। होपफुली क्वेश्चन का पैटर्न और फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.24, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 2 लार्ज मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। एक मेटल प्लेट है, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, इस दूसरी मेटल प्लेट को सेकंड नंबर दे देते हैं। ठीक है जी। लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, इस तरीके की आपको 2 मेटल प्लेट्स गिवन है और दोनों एक दूसरे के लगभग नज़दीक रखी हुई हैं। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइंस। ओके, अब ये जो अंदर वाला सरफेस है ना, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को +σ ले लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को -σ ले लेते हैं। वैल्यूज़ सेम रहेगा, नेचर ऑपोजिट है। और मैग्नीट्यूड दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी का कितना गिवन है हमको, 17 × 10⁻−22। यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर कैसे आया वो भी समझ लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके बन जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप प्रोनाउंस किस तरीके से करेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और है, या तो ऐसे लिखो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर ऐसे लिखो, या फिर लिखो Cm⁻², इस तरीके से। ठीक है, C कैपिटल होना चाहिए, M स्मॉल होना चाहिए। नाउ अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू भी हमको दोनों में सेम गिवन है, एक के ऊपर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेस, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेस, इन बिटवीन द प्लेट्स। ओके जी, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं A, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, यहाँ ले लेते हैं B, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, और ये हो जाता है C, मिडिल रीजन इन बिटवीन 2 प्लेट्स। ठीक है नहीं, तो हमको एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट एट पॉइंट C ऑल्सो। अब ये 3 पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे एक पैटर्न समझो आप, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मेटल प्लेट, इसका फॉर्मूला होता है σ/2ε0। ठीक है ना, जनरली आपने ये सिंपल फॉर्मेट लेके चलना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है ना, अगर सिंपल ये क्वेश्चन का सिनारियो जिस तरीके से आपको मेंशन्ड है, इस तरीके से आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, σ/2ε0। अब यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस तो नहीं आ रहा ना, तो चाहे प्लेट से ज़्यादा दूरी पर हो पॉइंट या प्लेट के नज़दीक हो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम।
हालांकि थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि किसी भी, सपोज़ करिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट से हम ज़्यादा दूर जाएंगे कुछ तो असर उसका कम हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स को नियर बाय कंसिडर करना है और यहाँ पे डिस्टेंस आर की कोई वैल्यू प्लेस नहीं करनी। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज है ये, सॉरी पॉजिटिव सिग्मा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जिस प्लेट की नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने रेड कलर से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट दिखा दिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब ए पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो होगी अवे, ये हो गया ई पॉजिटिव, ठीक है जी। और ये जो बी पॉइंट पे है ना, बी प्लेट जो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जो आएगा वो होगा टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव के तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया ई नेगेटिव। ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप देखो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप माइनस ही तो करोगे। तो पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैंने माइनस साइन यूज़ नहीं करा। माइनस साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माइनस साइन का यूज़ करके आप डायरेक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो ये जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, ये जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये किस आधार पे बोल रहे हैं? ये इसी आधार पे तो बोल रहे हैं कि नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स जाती है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है। तो ओवरऑल वैल्यूज़ दोनों की सेम आएंगी, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू दोनों के केस में सेम है और एप्सिलॉन नॉट दोनों केस में सेम है, केवल डायरेक्शन ही तो अपोजिट है। तो फाइनल आंसर हो गया 0। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आप क्या लेंगे? नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो टुवर्ड्स होगी, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, तो ये हो गया ई पॉजिटिव और ये हो गया ई नेगेटिव। अब यहाँ पर भी आप देखो एंटी पैरेलल बन गया। अब एंटी पैरेलल बन गया, इसका मतलब फाइनली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऑपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब माइनस करो, पैरेलल का मतलब होता है प्लस करो। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आंसर यहाँ पर भी क्या आएगा? 0। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेट का अगर ये वाला रीजन लेते हो और प्लेट का ये बाहर वाला रीजन लेते हो, दोनों प्लेट्स के बाहर वाला रीजन आप लेते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आता है। अब इसके बाद सी पॉइंट बचता है हमारा। यहाँ पे आपको समझना चाहिए, सी पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अवे, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी टुवर्ड्स। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स आ रही है और पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से अवे जा रही है। तो कायदे में आप देखो कि ये E1 और E2 यानी कि E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ये भी इस तरफ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ये भी इस तरफ गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। फाइनली हम दोनों को ऐड कर देंगे और जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ई नेट एट पॉइंट सी वुड बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको एक सलाह और दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम फोर्स के न्यूमेरिकल्स में चार्जेस के ऊपर जो साइन दिया होता है ना नेगेटिव, उसको यूज़ करने की कोशिश मत करो। नेगेटिव साइन का यूज़ करके डायरेक्शन पता लगाओ और उसके बाद सिर्फ चार्ज का वैल्यू प्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा। नाउ अब ये देखिए दोनों सेम वैल्यूज़ है ना, तो इसका मतलब 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिग्मा की वैल्यू प्लेस करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वेरिएबल फॉर्मेट में पूछा जाए तो ये आंसर हमारा सफिशिएंट है, लेकिन कैलकुलेशन भी एक बार सीख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू है 17 × 10⁻22। ओके, ये देखिए 17 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻12। ये कैंसिल हमारा हो गया, 10⁻12 से -22 चला जाएगा, यहाँ पे फाइनल लेस बचेगा 10⁻10। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखो 8.8, ये लगभग इसका डबल है,
मतलब 8.8 का 8.85 का लगभग डबल है 17, थोड़ा सा उससे कम होगा, मैं 1.9 इसको लिख देता हूँ, इंटू 10⁻⁻10। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, और यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। एक और बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, तो उसमें एक ही वैल्यू दी होगी, लेकिन उसमें यूनिट्स बदल देंगे वो। हो सकता है 1.9 इंटू 10⁻⁻10 हमको वैल्यू कई सारे ऑप्शंस में दिया हो, एक में यूनिट लिखा हो न्यूटन पर कूलम, एक में यूनिट लिखा हो माइक्रो कूलम, एक में कोई और यूनिट, एक में कोई और यूनिट, तो उससे कई बार गलती हो जाती है। इसलिए यूनिट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, यहाँ पर ना एक चीज़ और याद रखिएगा, हमको ये पता होना चाहिए हर एक क्वांटिटी का नेचर कैसा है, वो वेक्टर है कि स्केलर है, उस क्वांटिटी का नेचर पता होना चाहिए, उस क्वांटिटी की यूनिट हमको पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट क्या होगी। ये दो बातें ज़रूर याद रखो, बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बताता हूँ, डाइपोल मोमेंट के ऊपर हमने क्वेश्चन किए हैं। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर, Q इंटू 2 है, ये लिखते हो आप फॉर्मूला, तो कूलम इंटू मीटर बन जाती है। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ दिस यूनिट कूलम मीटर, इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट कूलम मीटर होती है, आंसर था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर, आंसर था इसका वेक्टर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेचर भी याद रखो और क्वांटिटी की यूनिट भी याद रखो, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।